अगर बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो फिर आंसर्स भी हमें उतने ही अच्छे लिखने पड़ेंगे। तो आज हम देखेंगे जो आंसर्स हैं वो टॉपर्स ने कैसे लिखे हैं उनकी आंसर शीट्स में। ओके, सो इसके अंदर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लास्ट में जाके कंक्लूड करेंगे और ये इस पे हम एकदम इनके आंसर शीट देखने के बाद में एकदम लास्ट में आके देखेंगे कि हाँ इन इन चीज़ की बात करी गई है। देखो, सबसे पहले सेक्शन ए जो है अपना, मतलब अपने कौन-कौन से क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है 1 मार्कर, देन 3 मार्कर क्वेश्चंस, देन 8 मार्कर क्वेश्चंस, फिर जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो, एंड देन द मैप बेस्ड क्वेश्चंस। तो अभी हम इनकी देखते हैं। सेक्शन ए जो है उसमें एमसीक्यूज होते हैं या 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन का हम एग्जांपल देख लेते हैं जो कि यहाँ पर है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब हमें ना इसको आंसर कॉपी में लिखना है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, एक तो जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट कि अपन को क्वेश्चन का नंबर है ना वो बहुत सही लिखना होता है। अगर आपने आंसर सही लिखा है बट क्वेश्चन नंबर सही नहीं लिखा तो सब सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन का नंबर है वो एकदम सही लिखना होगा अपन को। उसके बाद में ऑप्शन का नंबर सही ढंग से लिखना होगा, एंड देन ऑप्शन के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है ना वो भी लिखना है। सिर्फ ऑप्शन लिख के काम नहीं चलाना है, मतलब हमें ऑप्शन नंबर भी लिखना है और ऑप्शन के अंदर जो कंटेंट है वो भी लिखना है। ऐसे ही सारे के सारे जो एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए के वो हम ऐसे ही करेंगे। अब हम सेक्शन बी के अंदर आते हैं कि 3 मार्कर जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे लिखा जाए। देखो, 3 मार्क का क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर अपन को एक तो चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो वहाँ पे अपन को ऐसे नहीं कि अपन ने क्वेश्चन नंबर 22 लिख दिया तो 22 से काम चल जाएगा, नहीं। वहाँ पर ये बहुत अच्छे से याद से लिखना कि आपने क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी में से कौन सा क्वेश्चन चूज किया है लिखने को, तो उसका नंबर भी लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर इस कॉपी में लिखा है सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन 22 बी। अब क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ डिड आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑफ द हड़प्पन एज। ये तो ए हो गया, तो ए इसने डिसाइड किया कि नहीं लिखना। नाउ कम्स द क्वेश्चन बी जिसका कि ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन बी क्या है? मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज वाज केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। मतलब ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें ये एक्सप्लेन करना था कि जो हड़प्पा का जो सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है ना वो उसका केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम है। तो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर ये वाला जो है ना स्टेटमेंट, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं कि टॉपर ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। देखो, सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में उन्होंने बहुत कुछ नहीं लिखा, बस ऐसे नॉर्मली जो छोटा सा इंट्रोडक्शन, मतलब जैसे ड्रेनेज की बात करोगे तो कहाँ का ड्रेनेज है वो बताना पड़ेगा कि हड़प्पा का ड्रेनेज है। अब ड्रेनेज वाला सिस्टम क्या विलेजेस के अंदर था? नहीं, वो अर्बन सिटीज के अंदर था, तो हमें अर्बनाइजेशन की बात करनी होगी। मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। अचानक से हम ड्रेनेज पे नहीं आ सकते। ड्रेनेज कहाँ की है, कैसी है, मतलब उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें देना पड़ेगा, फिर हम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर अचानक से हम ड्रेनेज में आते हैं तो ये उतना सही ढंग से फ्रेम नहीं होगा आंसर, तो हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, चाहे वो 2 लाइन का ही इंट्रोडक्शन हो। जैसे यहाँ पे बता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर इट्स अर्बनाइजेशन, प्रिविलेंस ऑफ प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम कॉर्पोरेट द फैक्ट। यानी इन्होंने छोटा सा यहाँ पे क्या दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, और वो इंट्रोडक्शन देने के बाद में इन्होंने अपना आंसर शुरू कर दिया है। और यहाँ पे सबसे पहले तो जिस चीज़ की बात करी गई है, ड्रेनेज सिस्टम की बात करी गई है, तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखी उन्होंने अपनी हेडिंग डाल दी। अब ये इसको कैसे प्लान वगैरह किया गया था इसके पॉइंट्स लिखे। तो पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे करके इन्होंने सारे के सारे जो पॉइंट्स इसके अंदर लिखने थे ना वो सारे के सारे पॉइंट्स लिखे। उसके बाद में जो ये इंपॉर्टेंट या कीवर्ड्स होते हैं, स्पेशली जो कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स को इन्होंने अंडरलाइन भी किया है। एंड जो पॉइंट्स है उन्होंने पॉइंट्स 1, 2, 3 करके मार्क किया है, नॉट कि ये बुलेट पॉइंट्स बना दिए, स्टार्स बना दिए या सर्कल करके बना दिया, नहीं। अपन को मेंशन करना है ताकि इजीली देख सके ना कि इतने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये एक दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है 3 मार्क का क्वेश्चन का कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है मुगल इंडिया का उसको एग्जामिन करके बताओ। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था एंड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन का नंबर करेक्टली लिखा है। देन इसमें भी उन्होंने एक इंट्रोडक्शन लगाया है छोटा सा कि लैंड रेवेन्यू वाज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द मुगल एम्पायर एंड आल्सो द करेक्ट असेसमेंट वर क्रूशियल फॉर केटरिंग द नीड ऑफ एक्सपेंडिंग एम्पायर। तो उन्होंने इसका एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि हाँ ये मेजर सोर्स था रेवेन्यू का, ये इसलिए जरूरी था। छोटा सा पॉइंट उन्होंने दे दिया और इसने एक बहुत अच्छी बेस तैयार कर ली है क्वेश्चन की। अब टॉपिक लिखा है लैंड रेवेन्यू ऑफ मुगल इंडिया, ये टॉपिक हो गया। अब इस टॉपिक के अंदर कुछ-कुछ पॉइंट्स आने वाले हैं, तो उन पॉइंट्स को इन्होंने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। जैसे लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय इंपीरियल ऑफिसर्स रिफर्ड एज आमिर। तो ये जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट के अंदर अब ये वाला जो ऑफिसर है ना इसकी बात करी गई है कि इसकी कौन-कौन सी ड्यूटीज़ है। तो इन्होंने एक बड़ा सा पैराग्राफ में ये सारा का सारा नहीं लिखा है। इन्होंने ये जो सब टॉपिक है ना, इस सब टॉपिक को भी तोड़ के पॉइंट्स के अंदर लिखा है। तो वैसे ही हमें भी पॉइंट्स के अंदर लिखना है। अगर हम लोग सब टॉपिक को भी ऐसे तोड़ पाएँ तो पूरा एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ हमें नहीं लिखना है, हमें पॉइंट्स के अंदर आंसर लिखना है। देन वो अपने सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन जो होता था वो 2 फेजेस में होता था। तो अगेन 1, 2 लगा के इन्होंने पॉइंट्स के अंदर ये जो फेजेस हैं ये लिखे। देन थर्ड पॉइंट आ जाता है कि जैसे अकबर और औरंगज़ेब जैसे जो एम्परर हुआ करते थे वो सर्वेस कंडक्ट करवाया करते थे कि कौन सी लैंड कल्चरेबल है, कौन सी नहीं है वगैरह करके, और ऐसे ही एक्सरसाइज उन्होंने कब करवाई। अब ये वाला जो पॉइंट था ना वो एक एडिशनल पॉइंट है, तो इस एडिशनल पॉइंट को उन्होंने अलग से ही लिखा है, इसके साथ में नहीं लिखा। इसके साथ में भी लिख सकते थे बट ऐसे नीट एंड क्लीन ज़्यादा लगता है और ये अलग से दिखता है। अगर साथ में लिखा हुआ होता तो शायद नहीं पढ़ आसानी से पढ़ा नहीं जाता, आसानी से दिखता नहीं, बट अलग पॉइंट लिखा है तो ये हमें दिख रहा है। देन फोर्थ पॉइंट, इसमें भी जो फोर्थ सब टॉपिक और इसके अंदर भी जो ये पॉइंट्स है ना ये से लिखे। तो किसी भी क्वेश्चन को डिवाइड आंसर लिखते टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन का कोई टॉपिक होगा, फिर उसमें सब टॉपिक्स होंगे। अगर पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करना है तो उन सारे सब टॉपिक्स की बात करी गई है, और अगर वो सब टॉपिक्स जैसे कि एक लाइन का ही है तो उसको नॉर्मली एक लाइन में लिखेंगे, फिर उसको तोड़ के हमें पॉइंट वगैरह में हम वैसे भी नहीं लिख सकते तो नहीं लिखना। बट जो सब टॉपिक्स जो हैं वो पॉइंट्स में लिखे जा सकते हैं, उनको हमें पॉइंट्स के अंदर ही लिखना है, हमें पैराग्राफ को यूज़ नहीं करना। देन हम 8 मार्कर जो क्वेश्चन है उन पे आ जाते हैं, और इसके अंदर टॉपर ने क्वेश्चन आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 28 ई का। पहली बात की सेक्शन से ढंग से मेंशन किया गया है, देन क्वेश्चन नंबर से ढंग से मेंशन किया गया। अब ये देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है इन द एंशिएंट इंडिया द किंगशिप वाज नॉट ओनली विद क्षत्रियास बट आल्सो विद नॉन क्षत्रियास, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन को 8 मार्कर क्वेश्चन लेकिन इसको 4 में डिवाइड किया, यानी एक तो इस स्टेटमेंट जो है इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, देन एग्जांपल्स देने। तो एग्जांपल्स और स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया गया है, उसके 4 मार्क्स डिवाइड
करे गए। नाउ इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, इंट्रो की जगह पर इन्होंने फ्लो चार्ट बना दिया है, तो फ्लो चार्ट ने इंट्रो का काम कर दिया है। बट अगर आप इंट्रो देते हो थोड़ा-सा कि हाँ, ऐसे-ऐसे था, जस्ट 1 लाइन या 2 लाइन का, तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। देन ये फ्लो चार्ट उन्होंने मेंशन कर दिया। अब फ्लो चार्ट में कोई ऐसी बात नहीं है कि एकदम अलग है या अंदर नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने नॉर्मल सी एक बात करी गई है, कौन-सी बात? जो इनके सब टॉपिक्स हैं ना, उन्हीं को टॉपिक की साइड में ऐसे करके इन्होंने फ्लो चार्ट बना दिया कि इसके अंदर हम इस चीज़ की बात करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर चेक करे, जो आंसर शीट्स चेक करेंगे ना, उन टीचर को क्या है, आराम से ये दिख रहा है कि इसमें जो ब्राह्मणिकल नॉर्म है, उसकी बात करी गई है कि नॉर्म था क्या? देन फिर उसका वायलेशन हुआ है, फिर वायलेशन के एग्जांपल्स लिखे, फिर उसका इन्फरेंसेस और कंक्लूजन लिखा है कि उसके रिजल्ट वगैरह जो होते हैं वो क्या आए हैं। तो ये जस्ट इसको देखते ही एग्जामिनर को जो चेकर है कॉपी का, उसे पता चल रहा है कि हाँ, इन चीज़ों की बात करी गई है। तो अब उसने फिर वापस क्या किया, ये सब पॉइंट्स लिखे इसके, और उसके बाद में उन पॉइंट्स को फिर से ऐसे लिखा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको अंडरलाइन कर दिया, जो कीवर्ड्स थे उनको अंडरलाइन कर दिया। ऐसे उन्होंने एक-एक जो सब टॉपिक है उसको एक्सप्लेन किया, कुछ को पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया, या कुछ छोटे थे तो उनको एक साथ में एक्सप्लेन किया। मतलब अगर आप किसी भी सब टॉपिक को 2 या 3 पॉइंट्स में अगर आप डिवाइड कर सकते हो ना, तो फिर उसको पॉइंट्स में लिखो। बट आप अगर उसको डिवाइड नहीं कर सकते, एक छोटा-सा पॉइंट है तो उसको एक साथ लिख सकते हो। लेकिन अगर पॉइंट में डिवाइड हो रहा है तो फिर आपको पॉइंट में डिवाइड करके ही लिखना है। उससे क्या होगा, वो जो चीज़ आपने लिखी है ना, वो ज़्यादा दिखेगी। अब ऐसे ही इन्होंने लास्ट तक आते-आते फिर एक वैल्यू एडिशन करी है मैप्स के थ्रू। मतलब जो इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिए थे ना, जैसे मौर्यंस का दिया है, शक्स का दिया है, कुषाण वगैरह का दिया है। तो ये वाले जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ना, उन्होंने इस मैप के अंदर क्या करें, शो कर दिए कि ये यहाँ-यहाँ पे था। और इसके साथ में अगर ये भी लिख देते ना कि ये कौन से उसके थे, जैसे क्षत्रिय थे, वैश्यास थे या ब्राह्मण्स थे, कौन थे, तो उनके भी ऐसे लिख देते तो ये और ज़्यादा अच्छा वैल्यू एडिशन हो जाता। तो ऐसे आप फ्लो चार्ट्स के अलावा भी दूसरे टाइप के क्या कर सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो, जो कि वैल्यू एडिशन में हेल्प करें। मतलब आपको अपने आंसर को ऐसे बनाना है, बताना है, दिखाना है। देखो, यहाँ पर उन्होंने ये वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या था, उन्होंने मार्क्स किसके थे, 4 में डिवाइड कौन से थे? तो एक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना था, दूसरा एग्जांपल देना था। तो एक्सप्लेन, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको तो एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये फ्लो चार्ट जो था ना, वो बना दिया। तो इसमें पता चल रहा है कि हाँ, ये जो जिसकी भी कॉपी है, उस जो स्टूडेंट है उसको ये जो स्टेटमेंट है ना, इसकी पूरी नॉलेज है कि ये स्टेटमेंट किस चीज़ के बारे में। देन उन्होंने एग्जाम्पल की बात करी है। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं, बट ऐसे मैप में दिखा के उन एग्जाम्पल्स को और ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखा दिया कि ठीक है, जैसे ही इस पे नज़र पड़ी कि इस पेज पे आते ही सबसे पहले इस पे नज़र पड़ी कि हाँ, ये लोग हैं, इनका एग्जाम्पल से, तो टीचर को समझ में आ गया कि हाँ, इस बच्चे को आता है, तो वो और ज़्यादा अच्छे से इसको देख पाएगा। तो ऐसे डायग्राम्स के थ्रू आपको वैल्यू एडिशन करनी है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे बन ही नहीं रहा वहाँ पे भी आप बना रहे हो, बट अगर बन सकता है वहाँ पर, ईजिली बन सकता है, आप बना सकते हो वहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी लगा के। क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप क्रिएटिविटी लगा के वहाँ पर कुछ बना सकते हो, तो वो एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि पूरा मैप है एग्ज़ैक्टली बने, आप नॉर्मली इसे ऐसे बना के भी बता सकते हो कि इधर कुषाण थे, इधर शक्स थे, इधर मौर्यास थे, जैसे ये ना वैसे। और लास्ट में उन्होंने उनके इन्फ्रेंसेस एंड कंक्लूजन लिखा है, मतलब उन्होंने पूरा आंसर यहाँ पे खत्म कर दिया, और लास्ट में कंक्लूजन में वो वापस जो स्टेटमेंट था वही लिख दिया कि हाँ, ये बात सही थी। एंड सिमिलरली ये दूसरा एक क्वेश्चन है, उसका भी एग्जाम्पल है, तो ये आप देख सकते हो। एंड अगर आपको ऐसे और क्या सैम्पल आंसर शीट्स वगैरह देखनी है टॉपर्स की, तो ये सीबीएसई ने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। और लास्ट में क्या आ जाते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सोर्स बेस्ड में क्या करना है, सबसे पहले वो सोर्स वाला जो पैराग्राफ है ना, उसको पढ़ने से पहले क्या करना है आपको, पहले ही देखने हैं उसके जो क्वेश्चंस हैं, 1, 2, 3 जो क्वेश्चंस हैं वो देखने हैं। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको डायरेक्टली आ रहे होंगे, वो जो सोर्स वाला क्वेश्चन है, सोर्स वाला जो पैराग्राफ है ना, उसको पढ़ने से पहले। तो वो वाले क्वेश्चन, जैसे किसी चीज़ की डेफिनिशन पूछ ली जिसकी उसमें बात करी हुई है, तो डेफिनिशन ऑब्वियसली उसमें सोर्स में नहीं बताई हुई होगी, तो वो आपको आ रही होगी, तो आप उसको लिख दोगे। देन चलो कि अब जो क्वेश्चन है ना, वो हमको उस वाले के अंदर से पैराग्राफ सोर्स में से देखना है। तो क्या वो जो भी क्वेश्चन है उसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे, उन 2 कीवर्ड्स को पकड़ लो आप, और उन कीवर्ड्स के बारे में सोर्स में, ये जैसे सोर्स हो गया, तो इस सोर्स में उसमें एक कीवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन वगैरह कुछ ऐसे पूछी हुई है। तो इन दोनों जैसे कीवर्ड्स पकड़े ना आपने, अब आपको पूरा वो आपका ब्रेन जो है ना ज़्यादा फ़ोकस करेगा इसको पढ़ने में कि हाँ, मैं ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ना, इनकी ये ढूँढने, इनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, उसको अच्छे से समझना है। तो आप जैसे समझोगे यहाँ पे इन कीवर्ड्स को मिला के फिर जो आंसर होगा वो फॉर्म हो जाएगा। बट सबसे पहले जो चीज़ है वो देखना है कि ये जो सोर्स क्वेश्चंस हैं, ये कौन से चैप्टर में से पूछे गए। तो सोर्स क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ लिख रही है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। जैसे ही चैप्टर का पता चलेगा, वैसे ही आपका जो ब्रेन है ना, वो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर उस चैप्टर में से ढूँढने लगेगा। ये बहुत ईज़ी हो जाएगा आंसर करना। तो अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और वो कंक्लूजन क्या है, देखो, सबसे पहले तो करेक्ट क्वेश्चन नंबर्स हैं वो लिखने हैं। देन करेक्ट जो एमसीक्यूज हैं उनमें ऑप्शन नंबर करेक्ट लिखना है, और ऑप्शन नंबर के साथ साथ में जो कंटेंट है ना वो भी लिखना है, सिर्फ ऑप्शन नंबर लिख के काम नहीं चलाना। उसके बाद में जो पॉइंट्स है ना, उनको 1 2 3 करके मार्क करना है, ऐसे एरो से या बुलेट मार्क्स से ऐसे नहीं करना है। देन क्या है, फ्लो चार्ट्स, जहाँ पे देखो फ्लो चार्ट्स ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में बनेंगी ही। तो फ्लो चार्ट्स जैसे 3 मार्कर वाला क्वेश्चन हो गया, उसमें छोटा सा फ्लो चार्ट बन रहा है तो आप बना सकते हो, बट जो बिगर क्वेश्चन है, 8 मार्कर क्वेश्चन है, वहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना ही बनाना है आपको। और जैसे फ्लो चार्ट वहाँ पे नहीं बन रहा, बट वहाँ पे टाइमलाइन बन सकती है ना, फ्लो चार्ट भी बन सकता है, फ्लो चार्ट बनेगा ही। आपको पॉइंट्स लिखने होंगे तो उन पॉइंट्स का बनेगा ही। आपको अलग से समझ में नहीं आ रहा है कि फ्लो चार्ट कैसे बनाओ, तो नॉर्मली आपका जो टॉपिक है उसको टॉपिक को लो, एंड उसके जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का जो कीवर्ड है उसको यहाँ पे लिख दो, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसमें इस चीज़ की बात करी गई है, एंड स्टूडेंट है उसको इस चीज़ का पता है। देन टाइमलाइन, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया कि इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट है ना, वो कैसे कैसे आगे बढ़ा है, उसको डिस्क्राइब करो। तो उसको क्या करोगे, आप टाइमलाइन के थ्रू बता दोगे कि इस टाइम पे ऐसे वहाँ देने से वहाँ देने से वहाँ। अब आप उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली भी बता सकते हैं और वर्टिकली भी बता सकते हैं। तो उस टाइप से आपको क्या करना है, टाइमलाइंस भी आप बना सकते हो जिन क्वेश्चन में बनी। और अगर कोई दूसरी टाइप के हमें डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं हम उसके अंदर, ताकि वैल्यू एडिशन हो, जैसे कि वो मैप बनाया हुआ था वहाँ पर।
या ऐसे एक हायरार्की दिखाई हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे वाले जो डायग्राम्स हैं ना, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, कंसेप्ट बच्चे को पता है एंड और क्या चीज़ लिखी है उसको ईज़िली दिखाने में। देन जो टॉपिक्स हैं, उनको सब टॉपिक्स और पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखना है। आपको बड़ा-सा पैराग्राफ ऐसे की तरह नहीं लिखना है, क्योंकि आपके ऐसे का पेपर नहीं है, इंग्लिश का पेपर नहीं है, तो वो कोई नहीं पढ़ने वाला। एग्ज़ामिनर को चीज़ें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एग्ज़ामिनर है ना, उसको वो जो आपकी आंसर शीट है ना, उस आंसर शीट में वो जो चीज़ वो देखना चाह रहा है, वो चीज़ उसको आसानी से दिखनी चाहिए, और वो होगी किसके थ्रू? फ्लो चार्ट्स के थ्रू, टाइमलाइन्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, और आपने जो पॉइंट्स लिखे, उन पॉइंट्स के थ्रू। पैराग्राफ लिखोगे तो उसे उतना ज़्यादा ज़ोर आएगा देखने के अंदर। कोई हार्ड वर्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड है, बहुत यूज़ नहीं आ रहा, बट स्टिल आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो नहीं, वैसा वर्ड काम में नहीं लेना है। कॉन्साइज़ वर्ड्स काम में लेने हैं, अंडरलाइन करनी है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को। और जैसे यहाँ पे लाइन छोड़ी हुई है बीच में, तो ऐसे हमें बीच-बीच में लाइन छोड़नी है। अगर साथ में लिख देंगे तो बहुत ऐसे कंजेस्टेड हो जाएगा, वो उतना डिफ़िकल्ट होगा दिखने के लिए। और आपका जो प्रेज़ेंटेशन है ना, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर आपको सेम वीडियो चाहिए ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। एंड बाय, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।